ने दो खबरों का आज इंतखाब किया है। पहली खबर की अगर हम बात करेंगे तो पहली खबर मगरबी बंगाल से जुड़ी हुई है। जी हां, मगरबी बंगाल में आज सियासी पारा हाई रहेगा। हाई इसलिए रहेगा क्योंकि नंदीग्राम से उम्मीदवार बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ ही देर बाद रोड शो करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे में ऐलान हो जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए इंतखाबी अखाड़े में उतर चुके हैं। तो पहली खबर तो यह है। अगर दूसरी खबर की हम बात करें तो दूसरी खबर दरअसल दिल्ली फसाद से जुड़ी हुई है। कल की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली फसाद को लेकर दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट पेश करने के दरमियान काफी हंगामा हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार का ये मानना है कि बीजेपी इस पूरे तमाम फसाद की जिम्मेदार है। फसाद दिल्ली फसाद कब हुआ था हमारे नाज़रीन ये जानते होंगे, एक बार फिर से इसका जिक्र कर दें। गुज़िश्ता साल फरवरी में ये दिल्ली जल रही थी। उस वक्त जल रही थी, एक ऐसे वक्त में जल रही थी जब अमेरिका का उस वक्त का कोई सदर ट्रंप, जो नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, तो उधर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे और प्रोग्राम में बड़े ही सकाफती तरीके से उनका खैर मकदम किया जा रहा था। तो दूसरी तरफ दिल्ली जल रही थी और जिसके बाद एक साल का अरसा लगा और इस पर रिपोर्ट पेश करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सीधे तौर पर इस पूरे फसाद का मोरद इल्जाम ठहराया है, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। पहली खबर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं जिसकी तफसील हम आपको देंगे। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएंगे, अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त शुभेंदु अधिकारी का काफिला क्या नॉमिनेशन फाइल करने या रोड शो के लिए निकल चुका है या नहीं। तो सबसे पहले खबर मगरबी बंगाल से। नंदीग्राम में ममता पर मुबैना हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। वजीर आला ममता बनर्जी पर हुए हमले और बीजेपी और टीएमसी के दरमियान तनाव देखा जा रहा है। टीएमसी का पार्लिमानी वफ्द आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो आज शुभेंदु अधिकारी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमीशन से टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द जाएगा और मुलाकात करेगा। कल की अगर हम बात करें तो कल भी मगरबी बंगाल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने टीएमसी का एक वफ्द पहुंचा था, जिसके बाद टीएमसी के उस लेटर का खत का जवाब देते हुए फटकार मगरबी बंगाल इलेक्शन कमीशन ने लगाई थी। अब आज इस होने वाली मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम बात करेंगे तो चुनावी हलचल तेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि मगरबी बंगाल में 2 दिन कबल जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी वैसी तस्वीरें आज दिखने वाली हैं। क्योंकि अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले, शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की, जिसके बाद अब उनका रोड शो शुरू होगा और रोड शो के बाद वो अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त आपको सीधे तौर पर उनका खिताब सुनवाते हैं। गीतार आदर्श विश्वास करे बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, বিষ্ণুজি আর আমি তাপসী মণ্ডলকে 2-4 কথা বলতে বলবো, 5 মিনিট লাগবে। স্মৃতি ইরানি ম্যাডাম আসবেন, বড় নেত্রী, ভালো বলেন, এবং তারপরে আমরা সবাই হাঁটতে হাঁটতে নমিনেশন করব এবং লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে। तो शुभेंदु अधिकारी एक रैली से खिताब करते हुए देखे गए। सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने बंगला जबान में क्या कहा, इसकी तफसील हम जानने की कोशिश करेंगे। बंगला जबान में आखिर में उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही हमारी सियासी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो छोटे से बच्चे के जरिए बुके इस वक्त पेश किया जा रहा है। मंच पर मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद हैं शुभेंदु अधिकारी और साथ ही साथ उनके हमरा पेट्रोलियम मिनिस्टर भी देखे जा सकते हैं। तो रोड शो एक अवामी जलसे से इस वक्त खिताब कर रहे थे कुछ देर पहले और पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले जलसे से खिताब कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नॉमिनेशन यानी पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से तैयार है इस इंतखाबी अखाड़े में। इससे पहले
शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया नुमाइंदों से क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। कोई टफ कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में 18 पार्लियामेंट सीट जीता, इस बार भारी अंतर से अच्छा सीट लेकर एक मजबूत सरकार बनाएगी। तो सिर्फ मगरबी बंगाल में ही सियासत तेज नहीं, बल्कि मगरबी बंगाल की सियासत की आंच अब दारुल हुकूमत दिल्ली भी पहुंच चुकी है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचेंगे और ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर आज अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे पहले भी मगरबी बंगाल में एक टीएमसी का वफ्द पहुंचा था और उन्होंने शिकायत लेटर के जरिए, खत के जरिए दर्ज कराई थी, जिसके बाद कल शाम को हमने देखा था कि फटकार भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से टीएमसी को लगाई गई थी, एक तरह से ये कहा जा सकता है। रंजिता झा हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचेगा ये वफ्द टीएमसी का। रंजिता, आप हमारी आवाज सुन पा रही होंगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। अरकान पार्लियामेंट जो ममता बनर्जी पर हुए हमले की शिकायत करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचने वाले हैं, क्या वक्त मुतय्यन किया गया है और इस में कितने अरकान पार्लियामेंट होंगे? कहा जा रहा है कि 6 होंगे। जी सना, देखिए जिस तरह से नंदीग्राम में जो दृश्य दिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां नॉमिनेशन के लिए गई थी और जो पूरा वाकया था उसको लेकर एक तरफ जहां जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो ये कह रही है कि टीएमसी और ममता बनर्जी खासकर इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ एक जब नॉमिनेशन के लिए गई थी उस समय सिर्फ एक हादसा हुआ था, लेकिन इसमें साजिश की बात टीएमसी लगातार करती जा रही है। आज के अगर टीएमसी सांसदों की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि 12 बजे चुनाव आयोग पहुंचेगी, टीएमसी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद पहुंचेंगे। 7 सांसद जो है उनका प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचेगा और चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और साफ तौर पर उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच जो है वो चुनाव आयोग करे, क्योंकि वहां चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में और ऐसे में जो आदर्श आचार संहिता है उसको लेकर जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के ऊपर है। तो ऐसे में जो भरोसा है वो चुनाव आयोग पर है। साफ तौर पर जाने से पहले जो सौगत रॉय हैं सांसद टीएमसी के, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा कि हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इससे साफ समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी स्टार प्रचारक है टीएमसी के और उनके घायल होने से, उनके चोटिल होने से फायदा किस पार्टी को हो सकता है, इस बात को सभी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ से ना, अगर पश्चिम बंगाल के दृश्य की बात की जाए तो बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, लेकिन टीएमसी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। पूरे राज्य में आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा इस पूरे हमले को लेकर। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिन के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करेंगी और शुरुआत जो है वो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि चुनावी विसात जो है वो पूरी तरह से बिछी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीति भी हो रही है, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि राजनीति अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। देखना होगा आज चुनाव आयोग के पास जो प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं उनको चुनाव आयोग क्या आश्वासन देती है और क्या इस पर कार्रवाई होती है। जी जाहिर सी बात है। और स्वागत राय से हमारी नुमाइंदा रंजिता झा इस वक्त जुड़ी हुई है, कुछ देर पहले उनसे बातचीत की उन्होंने, तो अपने नाज़रीन को ये दिखा देते हैं कि उस बातचीत में उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। बनी रही है रंजिता हमारे साथ। टीएमसी सांसद सौगत रॉय हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, जिस तरह से नंदीग्राम में नॉमिनेशन के लिए ममता बनर्जी गई, वहां जो घटना हुई है, टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है एक साजिश है, लेकिन दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक पूरी तरह से ये ड्रामा है। खासकर अगर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की बात की जाए, जो दूसरी तमाम पार्टियां हैं वो कह रही है। कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी जो बोले गंदा बात है, वो अपने हताशा से इसे बात बोले हैं। उनके पार्टी के दूसरे लोग, मनीष तिवारी से लेकर दूसरे लोग अधीर को बात नहीं मानता और अधीर को पश्चिम बंगाल में कुछ है नहीं, वो क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि एक साजिश था ममता को चोट लगाने का, वो चोट लगा है। चोट तो लोग देख रहे हैं,
सचमुच बहुत चोट लगा है। इसके खिलाफ हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, तो हम वहाँ बोलेंगे कि इसको घटना को निष्पक्ष जांच हो। चुनाव आयोग तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लिए हैं, डीजी को चेंज किया, एडीजी को चेंज किया, तभी इससे घटना घटा। चुनाव आयोग इसको देखे। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, स्वागत राय की आप बात सुन रहे थे, जो कि कुछ देर पहले हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने उनसे बातचीत की थी। रंजीता खुद इस वक्त मौजूद हैं और रंजीता ये रिपोर्ट हमें कर रही हैं कि तकरीबन 12 बजे 7 अरकान पार्लियामेंट चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन कल की बात को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा रंजीता, क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल मगरबी बंगाल में टीएमसी का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मगरबी बंगाल में मिलने गया था और एक लेटर दिया था, खत दिया था। उस खत का जवाब फटकार लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि आखिर आप उंगली इलेक्शन कमीशन पर कैसे उठा सकते हैं। तो क्या लगता है कि आज कुछ आश्वासन या फिर इसी तरह की कुछ उम्मीदें टीएमसी के हवाले से ये की जा सकती है? सना देखिए, चुनाव आयोग की जहां तक आप बात कर रही हैं, पश्चिम बंगाल में ये दृश्य दिखा, लेकिन एक तरफ दूसरे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है सभी राजनीतिक पार्टियों ने। कांग्रेस ने भी कई बार विधानसभा चुनाव के समय या फिर लोकसभा की बात करें, हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है। आज जब सौगत रॉय से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव 2 फेज में खत्म करना और पश्चिम बंगाल को 8 फेज तक लेकर जाना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साजिश है। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, उसका सूत्रधार जो है वो चुनाव आयोग है। ऐसे में उम्मीद चुनाव आयोग के सामने ही हम रखते हैं और आज की जो मुलाकात चुनाव आयोग से होनी है उसमें एक भरोसा भी उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और इस पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मांग टीएमसी के सांसद आज चुनाव आयुक्त के सामने रखेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जब जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर राजनीति किस तरफ से की जा रही है। टीएमसी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ज्यादा घायल है और एक घायल मुख्यमंत्री और खासकर अगर वो महिला है तो उस पर इस तरह के आरोप लगाना कि वो साजिश कर रही है और नौटंकी कर रही है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की राजनीति की उम्मीद नहीं की जाती है दूसरी राजनीतिक पार्टियों से। बिल्कुल जाहिर सी बात हो, इसी की शिकायत करने के लिए आज जो टीएमसी अरकान पार्लियामेंट के वफ्द 12 बजे तक पहुंचेंगे। रंजीता हमारे साथ बनी रहें, क्योंकि आज मगरबी बंगाल में सियासत उरूज पर है, क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं शुवेंदु अधिकारी। आपसे कुछ देर पहले शबाना एजाज हम देख रहे थे फोन लाइन पर, इस वक्त हमारी नुमाइंदा जुड़ चुके हैं जिनका रुख कर लेते। शबाना एजाज, इस कुछ देर पहले शुवेंदु अधिकारी एक जलसे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने बंगाली जबान में क्या कहा वो नाज़रीन को हमारे बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि क्या उन्होंने रोड शो का इख्तिताम कर दिया या फिर अभी शुरुआत होने वाली है? शबाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो अपनी नुमाइंदा शबाना से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज मगरबी बंगाल का अहम दिन है। अहम दिन इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को सियासी टक्कर के तौर पर शुवेंदु अधिकारी देने वाले, बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान होगा। कुछ देर पहले वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही अब लड़ाई शुरू हो जाएगी, मतलब असल वाली लड़ाई अब शुरू होगी। मजीद उन्होंने क्या कहा था जलसे से खिताब करते हुए, हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं शबाना एजाज। चूंकि शबाना, शुवेंदु अधिकारी ने बंगला जबान में खिताब किया, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उस खिताब में क्या कहा, साथ ही रोड शो के हवाले से तफसीलात बताइएगा। क्या शुवेंदु अधिकारी का रोड शो अब इस जलसे के बाद शुरू होगा? देखिए, बिल्कुल अभी जो हम देख रहे हैं कि वो शुवेंदु अधिकारी पूजा हवन में शामिल हुए थे मंदिर में और अब वो जो है वो पूजा हवन से बाहर निकले हैं। उनके साथ मरकजी वजीर स्मृति ईरानी हैं, मिथुन चक्रवर्ती उनके साथ शामिल होंगे और साथ ही साथ अब जो है वो हल्दिया के लिए निकलेंगे। तो जो हल्दिया के लिए निकलेंगे उस वक्त जो है वो रोड शो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है, दूर दूर से लोग आए हैं, तो ऐसे में समझा जा रहा है कि वो पहले रोड शो करेंगे और उसके बाद वो वहां से जाएंगे हल्दिया, जहां पर वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और जहां तक उनकी बात है, आप देखेंगे उन्होंने जिस तरह से लोगों से खिताब किया है, उन्होंने कहा है कि आमी बांग्ला नंदीग्राम, यानी मैं नंदीग्राम का बेटा हूँ और मैं आप लोगों के पास आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना खुद अभी बीजेपी कर रही थी कि बीजेपी पर ये इल्जाम लग रहे थे कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बीजेपी में जो लोग शामिल है वो बंगाल के नहीं है।
अब जब ममता बनर्जी अपने असेंबली सीट से नंदीग्राम गई हैं तो उनको भी कुछ ऐसे ही इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जो बांग्ला जुबान में कहा कि मुख्यमंत्री एखाने आशिन में यहाँ नहीं आई थी और अब वो जो है वो 10 वर्षों बाद जो है वो अब नंदीग्राम आ रही हैं, मैं नंदीग्राम का बेटा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने जो कार्ड खेला है वो लोगों के जज्बात को लोगों को साथ लेने के लिए उनको लेकिन एक तरह से शबाना इजाज इसको उस जिम्न में देखा जा सकता है जिसकी शुरुआत टीएमसी ने की थी। टीएमसी ने बीजेपी को आउटसाइडर बताया था कि मैं बंगाल की बेटी हूं और उसका काट अब दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बिल्कुल, ये इल्जाम का सामना खुद बीजेपी को था और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका भुगतान भी भुगतना पड़ा था। इसके बाद ही आप देखेंगे बड़ी तादाद में तृणमूल के ही लोगों को पार्टी में शामिल किया है। तो इसकी वजह भी यही थी कि जो बंगाल के चेहरे थे, जो बंगाल के मजबूत चेहरे थे, ऐसे चेहरों की तलाश थी और उन चेहरों को सामने रखकर बीजेपी बंगाल की सियासत में कदम जमाना चाहती है। तो अब बीजेपी जिस तरह से, हालांकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूरे बंगाल में नारा लगाया है कि बंगाल की बेटी को ही चाहता है, तो उसका तोड़ जो है वो आज नंदीग्राम में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के लीडर, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं नंदीग्राम का बेटा हूं और लोग मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। तो ऐसे में जो जज्बाती सियासत की जो लड़ाई है जिसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी और लोगों से जुड़ने की कोशिश की थी, अब इसका तोड़ खुद शुभेंदु अधिकारी ने निकाला है और बीजेपी भी उसी जज्बाती सियासत की लड़ाई के साथ। शबाना, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसा कि आपने कहा कि आप शुभेंदु अधिकारी हल्दिया जाने से पहले या फिर वहां पहुंचकर रोड शो करेंगे, करेक्ट करिएगा कि क्या नंदीग्राम में ही उनका रोड शो होगा या फिर हल्दिया में जब नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे वहां पर रोड शो होगा? नहीं, नंदीग्राम में ही उनका रोड शो होगा। जब हल्दिया में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन वो रोड शो के जैसा नहीं होगा। लोगों से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन जो उनका अहम रोड शो है, जो उनकी मीटिंग है, जो उनका जलसा है, वो नंदीग्राम में होगा। और नंदीग्राम से आज शुभेंदु अधिकारी अपनी ताकत का मुजाहरा करने वाले हैं। शबाना इजाज, बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ रंजीता, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए आज अरकान पार्लियामेंट टीएमसी के पहुंचने वाले हैं। 12 बजे का वक्त दिया गया था। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दूसरी खबर के साथ के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेंगे। जो खबर दोपहर में जिसकी शमूलियत हमने की है, दिल्ली फसादात में तशद्दुद के शिकार खानदान अब भी इस दर्द को झेल रहे हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली फसाद भड़काने वाले सभी मुलजमीन बाहर घूम रहे हैं। अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली फसाद पर अब तक कई रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी हैं जिसका खातिर खा कोई असर दिखाई नहीं देता। अब तक एक खास तबके के लिए रगेजा में चुभन की तरह है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली असेंबली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी ने दिल्ली असेंबली में रिपोर्ट पेश की और मुलजमीन पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही दिल्ली सरकार की जानिब से मुआवजे की तफसीलात फराहम की गई। आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली फसाद बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी और दिल्ली फसाद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यही वजह कि फसाद भड़काने वाले बीजेपी के लीडरान आराम से बाहर घूम रहे हैं। कमेटी के सदर अमानतुल्लाह खान ने कहा कि दिल्ली फसाद के दौरान 54 लोग मारे गए थे, जिसमें 43 मुस्लिम थे। दिल्ली सरकार ने फसाद मुतासरीन को 27 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा अदा किया है, जिसमें सभी 54 महलूकीन के अहले खाना 10-10 लाख मुआवजा उन्हें दिया जा चुका है। सभी जख्मियों को भी मुआवजा दिया गया, ये कहना है दिल्ली सरकार का। रिहायशी और तिजारती जायदाद के नुकसान की भरपाई भी की गई है। अब सवाल ये कि फसाद मुतासरीन इंसाफ के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्या चंद पैसे उनके जख्मों पर मदावा का काम करेंगे? क्या इससे उनकी तकलीफ कम की जा सकती है या उम्मीदों के सहारे रिपोर्ट पर रिपोर्ट पेश की जाती रहेंगी और इंसाफ पसंद जमहूरियत में जमहूरियत का खून होता रहेगा? अमानतुल्लाह खान ने कल क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आप बैठेंगे। भाजपा ने कहा है भाजपा ने फसाद। कपिल मिश्रा आज तक जेल में नहीं गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रागिनी तिवारी आज तक बाहर घूम रही है। अनुराग ठाकुर आज तक बाहर घूम रहा है। परवेश वर्मा आज तक बाहर घूम रहा है। इन लोगों ने कपिल मिश्रा को बचाने का काम किया। कपिल मिश्रा मौजूद था उस वक्त में जब फसाद हुआ। कपिल मिश्रा के खिलाफ इन्होंने FIR तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ तक नहीं की। आज तक उस आदमी से इन्होंने पूछताछ नहीं की। मैं कुछ कह रहा हूँ, बेकसूर थे वो सारे जेलों के अंदर। अमानतुल्लाह जी, ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। बताए
क्या सीए एनआरसी वालों का क्या कसूर था? इन्होंने उनके अंदर यूएपीए लगा करके जेल भेजा। ये लोग जिन लोगों ने कत्लेआम किया आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यूएपीए से मुसलमानों के लिए, क्या यूएपीए जो सीए और एनआरसी के दंगा, सीए और एनआरसी के नाम पर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया इन्होंने? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक कानून है उसके खिलाफ, अगर उनको लगता था कि वो कानून हमारे खिलाफ। तो दिल्ली फसादात का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी बीजेपी को मानती है, लेकिन इसके बीच अगर फसाद मुतासरीन की बात करें तो उनकी रुदात न्यूज़ 18 उर्दू वक्तन फवक्तन आपको दिखाता है और उनकी रुदात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने सब कुछ अपना खो दिया, दुकान, जान, माल, हर चीज़ उन्होंने खो दी, वो आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं इस पर मजीद बातचीत करने के लिए। खुर्रम शहजाद भी लगातार वो फसाद मुतासिरीन से मुलाकात करते रहे हैं और उनकी जो रुदाद है वो हम तक पहुंचाते रहे हैं। खुर्रम शहजाद, कल हमने देखा कि दिल्ली फसादात को लेकर दिल्ली असेंबली में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। अमानतुल्लाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तमाम मुतासरीन की मदद की है, जो कुछ मदद करनी चाहिए थी वो मदद फराहम कराई गई, लेकिन इसके बरक्स जो रिपोर्ट आप हमें पेश करते रहे हैं उस रिपोर्ट में ऐसा देखकर लगता रहा है कि अभी भी इंसाफ उनके साथ हुआ ही नहीं। देखिए सना, असेंबली में बयान देना अलग बात है और ज़मीन पर काम करना अलग बात है। तमाम तरह की सियासी बातें हुई हैं, कल पूरा हंगामा होता रहा। बीजेपी के एमएलएज जो असेंबली ऐवान में मौजूद थे उन्होंने हंगामा किया और अमानतुल्लाह खान को स्पीकर रामनिवास गोयल भी रोकने की कोशिश करते रहे। जहां तक ज़मीनी हालात का मामला है तो अमानतुल्लाह खान ने जो इस पूरी रिपोर्ट में जो दिल्ली माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी की तरफ से जिसमें 9 लोग हैं, एक चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के अलावा सही राम है, जर्नैल सिंह है, परवीन कुमार हैं, हाजी यूनुस हैं, अब्दुर्रहमान एमएलए हैं, ये तमाम लोग इसमें हैं। लेकिन इन्होंने खुद अपनी जो रिकमेंडेशन दी है उसमें ये कहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिन लोगों के केस रद्द हो गए हैं और या फिर जिन्होंने शिकायत की है कि उनके जो केसेस हैं उनको सही से मुआवजा नहीं मिला, उनको रीअसेस करने के लिए एक टीम बनाई जाए जिसमें डिविजनल कमिश्नर हो, एमएलएज हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड के लोग हो। तो ये एक पूरी टीम बने और एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके जरिए से इन लोगों के केसों को दोबारा से रीअसेस किया जाए। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है मुआवजे के लिए गुज़िश्ता 1 साल में, तो उन लोगों के लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया जाए और इस तरीके का तरीकाकार अपनाया जाए कि कोई डुप्लीकेट केसी ना हो और जो लोग छूट गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। और ये जो रिपोर्ट दाखिल की गई है असेंबली में, इस पर 1 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी फाइल की जाए। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो सिफारिशात हैं, ये वाजे करती हैं कि अभी ज़मीन पर किस तरह के हालात हैं। हालांकि अगर देखें तो जो असेंबली के ऐवान में जिस तरीके से हंगामा हुआ, जो बातें कहीं और साफ तौर पे दिल्ली पुलिस को घेरने की भी कोशिश हुई। अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर पर असेंबली में कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से ताउन नहीं मिल रहा है। उन्होंने यूएपीए के तहत जो केसेस दर्ज किए गए हैं, जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट से मुतालिक केसेस हैं, जो लोग उनमें नौजवान उनमें शामिल थे और फिर उनको दिल्ली फसादात की साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, उनकी डिटेल मांगी गई थी, वो डिटेल नहीं मिली। इसी तरीके से जो तमाम एफआईआर 750 के आसपास दर्ज की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, उनकी कॉपी नहीं दी गई। तो ये तमाम बातें दिल्ली असेंबली में हुई हैं, लेकिन जमीन पर सना देखें तो अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि खुद एतराफ किया गया है रिपोर्ट में, कई केसेस का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी का बुरी तरीके से इंजरी हुई, उसका हाथ उसके हाथ की 2-3 उंगलियां कट गई और उसके बावजूद सिर्फ उसे 20,000 का मुआवजा दिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार की पॉलिसी के मुताबिक उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था। ये तमाम बातें जो है वो रिपोर्ट में शामिल हैं। सना जी, तो जाहिर सी बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बरक्स नज़र आ रही हैं और सरकार की तरफ से ये कहना है कि हमने मुआवजा फराहम किया और जो लोग छूट गए हैं उनके लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे, ऐसी तजवीज़ असेंबली में देखी गई। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सियासत दरअसल इसलिए क्योंकि कल हमने देखा था खुर्रम शहजाद और बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे फसाद का बीजेपी को जिम्मेदार मानती है। तो बीजेपी के अहलकार और लीडरों की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है? खुर्रम,
देखिए, कल हंगामा होता रहा और वो लोग लगातार ये कहते रहे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। दिल्ली पुलिस आजाना तौर पर अपनी जांच कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपको जो इस रिपोर्ट के हवाले से ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि 18 जनवरी के करीब तक जो इसमें डेटा दिया गया है उसमें बताया गया है कि 3425 केसेस हैं जो इस कमेटी के सामने आए हैं और उसमें से 2221 केसेस को अप्रूव किया गया, उनको मुआवजा दिया गया। लेकिन वहीं 1179 केसेस ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 30% केसेस ऐसे हैं। और उसी के साथ साथ ये रिपोर्ट ये भी कह रही है, सिफारिश कर रही है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तो ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से सर्वे में गड़बड़ी हुई है और अब दोबारा से रीअसेस करने की बात की जा रही है। बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया, उनके लिए अलग मैकेनिज्म बनाने की बात की जा रही है। और इसी तरीके से जो 30% केसेस जांच जो हुई है और जो मुआवजा दिया गया है, मुतासरीन की मदद की गई है, उस पर भी सवाल खड़े होते। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल खबर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आदाब। एनआरसी वालों का क्या कसूर था? यूएपीए लगा करके जेल भेजा। मेरे बाद परिवार का क्या होगा, इसकी चिंता